नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक बार फिर मस्जिदों के मामले को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हंगामा चल ही रहा है। मैंने अभी 2 दिन पहले भी बताया था कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने खतरनाक टाइप का आदेश किया और ये कहा कि अधिकारियों को ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए या फिर नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते, मस्जिद नहीं संभाल सकते तो छोड़ देनी चाहिए। वो विषय दूसरा विषय था। बरेली का एक विषय था जिसमें पहले नोटिस कर दिया गया, फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। अभी फिर से ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की संभल का एक मामला है। हम सब जानते हैं कि संभल में मस्जिदों को लेकर और कल की मंदिर को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। योगी जी ने वहाँ बुलडोजर चलवाया था, मस्जिदों के चारों ओर इंक्रोचमेंट खाली करवाए गए थे। इसके अतिरिक्त बिजली के कनेक्शन जो फ्री में चल रहे थे उन कनेक्शनों को सही करवाया गया था। लॉ एंड ऑर्डर संभल का एक बड़ी समस्या है और संभल प्राइमरी कंसर्न क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विवाद अगर कहीं हो रहा है तो वो संभल हो रहा है और संभल को ही अब सेंट्रल पॉइंट मानते हुए पूरे देश भर में सब कुछ चल रहा है। संभल की मस्जिदों में राज्य सरकार ने एक बात तय कर ली, 20 लोगों से ज़्यादा एक साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे। ऐसा राज्य सरकार ने या योगी जी की सरकार ने तय किया। अब 20 लोगों से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ये तो बड़ा संकट हो जाएगा। बड़ा संकट इसलिए हो जाएगा क्योंकि राज्य सरकार तो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जब मुसलमान कोर्ट पहुंचे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि साहब हमारी ही जगह, हमारी ही मस्जिद, और ये कह रहे हैं कि 20 लोगों से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। विवाद इसमें एक प्राइवेट लैंड को लेकर है। एक ज़मीन प्राइवेट पड़ी हुई है, उस प्राइवेट लैंड पर सब मस्जिद की तरह नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस उनसे कहती है कि ये इस मंदिर इसकी ओनरशिप तो तुम्हारे पास नहीं है, तुम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए, जाना है तो मस्जिद में जाओ, और मस्जिद में भी 20 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त तो उस प्राइवेट लैंड पर भी जो खुली पड़ी हुई है, जहाँ पर इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे हैं रमज़ान के महीने में, वहाँ पर भी पुलिस ने ये कहा कि 20 लोगों से ज़्यादा हम लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए 20 लोगों को अनुमति दे सकते हैं कि 20 लोग करें। राज्य सरकार का अपना तर्क है। राज्य सरकार के सूत्रों से ये बात पता लगी कि राज्य सरकार को ये लगता है कि संभल में मस्जिदें छोड़कर अब ओपन लैंड में ये लोग इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ हंगामा कर पाएंगे। क्योंकि हमारे देश के अंदर एक बात तो बिल्कुल जगजाहिर है कि देश में जब भी नमाज होती है, नमाज के बाद जो तकरीरें होती हैं, उन तकरीरों के बाद ही पत्थरबाजी होती है। जो तकरीरें होती हैं उसके बाद जो संख्या इकट्ठी होती है, वो संख्या प्रदर्शन करती है। वो संख्या कभी अजान के नाम से, कभी रमजान के नाम से, तो कभी कुरान के नाम से, तो कभी और नामों से, कुछ न कुछ करके ये जो नमाज के बाद की भीड़ है, नमाज के बाद जो ये नाबालिग बच्चे निकलते हैं, इनसे पत्थरबाजी करवाई जाती है। अब ये पत्थरबाजी कैसे रोकी जाए, तो राज्य सरकार को उपाय के रूप में ये लगा कि वो 20 लोगों से ज़्यादा को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देंगे, क्योंकि तकरीर के बाद पत्थरबाजी होती ही है। और संभल एक बड़ा विषय है। संभल ऐसा विषय है कि संभल में जब हम अवतार मतलब कल की अवतार की बात कर रहे हैं, जब मंदिर को, शिव मंदिर को, पुराने मंदिर को, जो कि काशी विश्वनाथ के लेवल का मंदिर है, उस मंदिर पर जब तोड़कर मुसलमानों ने मस्जिद बनाई होगी तो वो सारे साक्ष्य सामने निकल कर आते हैं। इस बात को लेकर, संभल वाले मामले को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था। सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले को ध्यान में रखते हुए ही फ्यूचर में किसी मस्जिद में मंदिर ढूंढने वाले याचिकाओं को बैन कर दिया था और ये कहा था कि इस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत हुआ करती थी, उन्होंने स्टे कर दिया था। हालांकि उसके बाद भी केसेस जो आ रहे हैं तो कोर्ट, इस समय के चीफ जस्टिस तो उन मामलों को सुन रहे हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि भाई ये पहले से है और मस्जिद मंदिरों के मामले, तमिलनाडु के मामले हैं, केरला के मामले हैं, उनकी सुनवाई वो कर ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज के चीफ जस्टिस ने 7 जजों की एक बेंच बिठाई है, बड़ी बेंच के पास मामला बैठा है, जिसमें शुरूर मठ वाला मामला भी चला गया है। तमाम तरह के जो सुब्रमण्य स्वामी मंदिर हैं तमिलनाडु के, उनका मामला चला गया है, स्वामित्व का मामला, इसके अलावा ट्रस्टों के मामले, सारे क्लब करके 7 जजेस की बेंच में चला गया है। और ये हो गया है कि राज्य सरकार इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। और क्या राज्य सरकार फाइनेंशियल मामले भी सुन सकती है? क्या फाइनेंशियल कब्जा कर सकती? तो मंदिरों का मामले लगातार वो सुन रहे हैं। यहाँ मामला ये था, संभल का मामला ये था कि ये मंदिर है कि मस्जिद है।
इसको लेकर जब याचिकाएं आई, उन पर सर्वे अनाउंस कर दी गई। अब देखो, ये सारी प्रक्रिया न्यायालय की प्रक्रिया थी। सर्वे अनाउंस कर दिए गए, जब सर्वे हुए तो मालूम पड़ा वहाँ साक्ष्य मिलते हैं कि ये तो मंदिर है, कभी मुगल काल में या अफगान काल में या उसके बाद कभी तोड़कर इसको बनाया गया, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये विषय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी पड़ता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लगातार सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि जब 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया तो फिर आप मस्जिदों को क्यों देख रहे हैं। उस समय के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने यह कहा था कि सर्वे करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब तक फैक्ट सामने नहीं आएंगे तब तक कैसे पता लगेगा कि वाकई में ये मंदिर है कि मस्जिद है। क्योंकि अगर मस्जिद का बोर्ड लगा है और अंदर मंदिर है तो फिर वो मंदिर ही है। 1950-51 में भी जब ये कहा गया कि आज़ादी से पहले या आज़ादी के समय पर जो स्टेटस था वही स्टेटस मेंटेन रहेगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो स्टेटस अगर मेंटेन रखते हैं तो वो मंदिर है अंदर से। बाहर से भले ही किसी का कब्जा हो, किसी के अवैध कब्जे, मंदिर पर किसी के अवैध कब्जे को क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं से भी उसको जायज ठहरा सकता है। मैं समझता हूं इसलिए ही उस समय सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जो काशी विश्वनाथ का मामला आ रहा था वो मामले सारे उन्होंने, ज्ञानवापी का मामला आया या फिर मथुरा के मामले आए, ये सारे मामले उन्होंने सुनना शुरू किया था और सर्वे सब में अनाउंस कर दिया गया कि भाई इनके सर्वे होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फैक्ट सामने आए ताकि सही से पता लगे कि वाकई में ये इसका स्टेटस क्या है। उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या जो भी लगाना है तो उसके बाद लगाएंगे, लेकिन आज नहीं लगाएंगे। आज सर्वे और इन्वेस्टिगेशन होकर रहेगा। बाद में ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने उस पर स्टे कर दिया था, उसके बाद से मामले सब कंडम पड़े हुए हैं। लेकिन जो संभल का विवाद है, संभल के विवाद में ही वो स्टे किया गया था और संभल में गोलियां भी चली थी, प्रदर्शन भी हुए थे, पुलिस बना, सरकार बनाम एक पार्टिकुलर रिलीजन भी हुआ था। इसलिए राज्य सरकार संभल को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न है। वो पहले वाले मामले बरेली के था, बरेली को संभल से कंपेयर नहीं किया जा सकता, मैं ऐसा मानता हूं। तो संभल में अगर 20 लोगों से ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं तो राज्य सरकार ने प्रिकॉशन बरता कि 20 लोगों से ज्यादा को हम इकट्ठा नहीं होने देंगे, किसी भी, चाहे प्राइवेट लैंड की मामला हो चाहे वो मस्जिद का मामला हो। जब राज्य सरकार ने यह तय किया तो मामला हाई कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट ने फिर से एक बार, मतलब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जब ये कोर्ट क्लियर कर चुकी है किसी बात को, हाई कोर्ट ने इस बात का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जब पहले से क्लियर हो चुका है कि भाई नमाज को आप रोक नहीं सकते, मस्जिद के अंदर या प्राइवेट लैंड में नमाज को नहीं रोक सकते। हालांकि एक ऑर्डर उन्होंने साथ में किया, उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक लैंड पर है या उसके सराउंडिंग कहीं पर हो रहा है, मतलब सरकारी जमीन या उसके सराउंडिंग हो रहा है, तो राज्य सरकार का कंसर्न बनता है राज्य सरकार रोड पर ना पड़ने दे, वो वहाँ जो सरकारी जमीन पड़ी है वहाँ ना पड़ने दे, या फिर जो पार्क वगैरह पड़े हैं उनमें ना पड़ने दे। ये बात तो समझ आती है। तो मैं समझता हूँ इतना ही दो जजेस की बेंच ने कहा कि भाई पब्लिक में नहीं पढ़ी जा सकती नमाज, वहाँ इंटरवेंशन नहीं कर सकते, वहाँ सरकार का कंसर्न बनता है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को देखेगी। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा लेकिन हमारे सामने जो विषय है वो बड़ा खतरनाक है। उन्होंने कहा हमारे सामने विषय ये है कि जब रिलीजियस कोई अपनी मान्यता के अनुसार इकट्ठा होता है किसी प्राइवेट लैंड पर या फिर किसी मदरसे में, मस्जिद में, जो कि पार्टिकुलरली उसके लिए ही बनी है, वहां पर इकट्ठा होता है, तो राज्य सरकार को उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार ने कहा कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, संभल एक विशेष कंसर्न का मामला है, इसलिए ऐसा किया गया। तो उन्होंने कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शब्द उनके नहीं हैं ये, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते, किसी की रिलीजियस भावनाओं के अनुसार उसको नमाज पढ़ने नहीं दे सकते, अगर उसकी रिलीजियस भावनाओं के अनुसार प्रैक्टिस करने नहीं दे सकते, जहां पर शांतिपूर्वक हो रहा हो, तो फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर अपना ट्रांसफर किसी ऐसी जगह पर करवा लेना चाहिए कि जहां पर इस तरह के विवाद ना हो। हाई कोर्ट ने कहा राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, दिस इज द स्टेट ड्यूटी, इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर दैट एवरी कम्युनिटी इज एबल टू ऑफर वर्शिप पीसफुली इन द डेजिग्नेटेड प्लेस ऑफ वर्शिप। जहां कहीं भी वर्शिप करने का जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वहां पर वो अगर करना चाहते हैं या फिर वो प्राइवेट लैंड पर करना चाहते हैं, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें परमिशन का चक्कर ना फंसाएं कि भाई बिना परमिशन की। क्योंकि राज्य सरकार का कहना था कि प्राइवेट मैदान में अगर आप इकट्ठे हो रहे हैं तो जहां कहीं भी आप इकट्ठे होंगे आपको परमिशन चाहिए।
अब वो कह रहे हैं कि हम इकट्ठे तो नमाज पढ़ने के लिए हो रहे हैं। ये वैसा ही कुछ आइडेंटिकल मामला है। आपको याद होगा दिल्ली के पहाड़गंज का मामला। दिल्ली के पहाड़गंज का मामला बड़ा खतरनाक था। आज़ाद हुए ही थे। मुसलमानों ने उस समय एक प्लान बनाया हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमानों के प्लान को सुनेंगे तो समझ आएगा। मुसलमानों ने ये प्लान बनाया कि हम लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान या हंस के लिया है हिंदुस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, लड़के लिया है पाकिस्तान या हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ऐसा कुछ उस समय स्लोगन निकाला गया था। मुसलमानों ने एक्चुअली पाकिस्तान लिया ही नहीं था। मुसलमानों ने हिंदुस्तान का एक टुकड़ा करके वहाँ फौजें इकट्ठी हों और वहाँ से कंसर्न हो, वहाँ से हथियारबंद तरीके से हिंदुस्तान पर दारुल इस्लाम कायम हो, इसके लिए पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान अगर रिलीजियस आधार पर बना होता तो पाकिस्तान टूट कर बांग्लादेश ना बनता, और पाकिस्तान रिलीजियस आधार पर अगर बना होता तो हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहता। हिंदुस्तान में भी मुसलमान रहा और पाकिस्तान भी मुसलमानों ने ले लिया। ये एक बड़ी चाल थी। इस चाल में ही कुछ जो बाद के रिपरकेशन बनाए गए वो ये बनाए गए कि हिंदुस्तान के अंदर की ज़मीनों को वक्फ बना दो, पाकिस्तान वक्फ मतलब पाकिस्तान मुसलमान के नाम से ले लो और कुछ मुसलमान हिंदुस्तान में रोक दो ताकि वो सक्सेशन कर सकें, और बाकी मस्जिदें और जो बची सार्वजनिक संपत्ति उसको नेहरू जी को इतना प्रेशर डालो, अब इस्लाम और भाईचारा बताओ उनको कि वो उसको वक्फ में बना दें। 1954 में उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाकर उसमें डाल भी दिया। उससे पहले वक्फ एक्ट हुआ करता था, बहुत पहली बार वक्फ बोर्ड 1954 में बना, बाकायदा लीगल अधिकार दे दी गई जो सरकारी संपत्ति थी। इसके अतिरिक्त देश भर में जो मुसलमान रुके उन्होंने तैयारियां करनी शुरू करी कि जिस दिन पाकिस्तान हमला करेगा उस दिन हिंदुस्तान के अंदर से डिस्टर्बेंस करके हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाया जाएगा। पहली जो उन्होंने युद्ध किया वो 1947 में ही जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। किसने कर दिया? जम्मू कश्मीर पर हमला करने वाला जाकिर हुसैन का भाई या भतीजा था, जो कि जाकिर हुसैन यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने। अब आप सोचो कि जाकिर हुसैन के भाई ने हमला कर दिया और इधर ये लोग तैयारी कर रहे थे। 1965 की लड़ाई सिर्फ इस आधार पर छेड़ दी गई क्योंकि हिंदुस्तान 1962 की लड़ाई हार चुका था, अपनी ज़मीन चीन के हाथों गंवा चुका था, इसलिए कमज़ोर हिंदुस्तान है। तो 65 की लड़ाई इसलिए की गई कि इसको कब्जा कर लिया जाए। 65 की लड़ाई में ही और उससे पहले जो पहाड़गंज की घटना मैं बता रहा था, पहाड़गंज की घटना एक कब्रिस्तान की है। कब्रिस्तान में रोज़ जनाजे जाते थे तो हिंदुओं को ये लगा कि आखिर इनके यहाँ इतने लोग मरते तो नहीं, मरता तो कोई नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन ये जनाजा किसका जाता है। तो उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। वो जाने की कोशिश करी तो जाने नहीं दिया कि भाई इस्लाम के नाम से आप उसमें घुस नहीं सकते। तो कुछ हिंदुओं ने इस्लाम स्वीकार किया, अपनी नुन्नी कटवाई यानी कि कटपीस बने और फिर उनके साथ शामिल हुए। जब शामिल होकर वो जाने लगे तो कुछ समय बाद पता लगा कि हथियारों के ज़ख़ीरे इकट्ठे किए जा रहे हैं, मुसलमान हथियार बना रहे हैं और इकट्ठे किए जा रहे हैं, पूरे देश में सप्लाई होंगे, दिल्ली में सप्लाई होंगे और दिल्ली पर कब्जे का प्लान है। जब पाकिस्तान दिल्ली पर हमला करेगा तो कब्जा किया जाएगा। ये रिलीजियस प्लेसेस का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता रहा है। ये चाहें तो आप महू वाली घटना जो योगी जी के साथ घटी थी, जब वो केवल MP हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, तो महू वाली घटना हम सबको याद होगी। ये अफजाल अंसारी और बाकी ये जो जिनके नाम सामने आते हैं, वो एक साइड में मस्जिद थी और एक साइड में मदरसा था। वहाँ से योगी जी का काफिला निकल रहा था तो मस्जिद मदरसे से हमला योगी जी के ऊपर किया गया था। योगी जी लेकिन जिस गाड़ी में 12वीं गाड़ी में शायद योगी जी का बैठना तय था वो सारी रैकी की गई थी, लेकिन प्रशासन ने योगी जी को दूसरी गाड़ी में बैठा दिया था क्योंकि योगी जी का प्रोग्राम कैंसिल करने की जब प्रशासन बात कर रहा था कि उधर से नहीं निकलेंगे तो योगी जी माने नहीं और उन्होंने कहा हम उनके घर में घुस के मारेंगे, इसलिए वो वहां से निकले थे। लेकिन प्रशासन उनको इतना कन्विंस करने में सफल हो गया कि 12वीं से दूसरी गाड़ी में बैठा दिया जाए और 12वीं गाड़ी पर हमला हो गया। आप सोचिए कि ये रिलीजियस प्लेसेस के लिए किस रिलीजियस प्लेस जो हैं उनका कितना दुरुपयोग किया जाता है। आप वसीम रिजवी साहब आपको याद होंगे, जो अब जितेन त्यागी जी हो गए, उन्होंने खुले रूप में कहा था कि भाई देखो ये जो मदरसे हैं, ये जो मस्जिदें हैं, यहाँ पर ये हथियारों की तैयारियां करते हैं, ये रिलीजियस प्लेस के नाम से बहुत कुछ यहाँ अंदर खाने में गलत करते हैं। ये रिलीजियस प्लेसेस के इस्तेमाल के मामले में स्वर्ण मंदिर भी हमको याद होगा, भिंडरवाला ने रिलीजियस प्लेस यानी कि गुरुद्वारे का ही इस्तेमाल किया था आतंकवाद फैलाने के लिए। तो रिलीजियस प्लेसेस में
क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और क्यों ना प्रिकॉशन के रूप में राज्य सरकार कुछ पहले से तय करे। इसलिए योगी जी, मुझे लगता है कि योगी जी ने पहले से संभल वाले मामले में प्रिकॉशन बरता होगा। पर जब हाई कोर्ट के पास गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप जब गाटा नंबर 291 की बात कर रहे हो, जहां पर नमाज प्रेयर की जा रही थी या मस्जिद में नमाज प्रेयर की जा रही थी, राज्य सरकार ने कहा ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन भी डिस्प्यूटेड है साहब, इसलिए डिस्प्यूटेड ज़मीन होने के नाते हम यहाँ नमाज करने से मना कर रहे थे। फिर भी हमने 20 लोगों की परमिशन दे दी। ये जो 20 लोगों की परमिशन देना था वो हाई कोर्ट को लगा। हाई कोर्ट ने कहा अगर आप वो डिस्प्यूटेड लैंड थी तो आपने 20 को भी परमिशन क्यों दी? आपने 20 की परमिशन दी, इसका मतलब है कि वो नमाज पढ़ने का अधिकार रखते हैं, और जिस जगह पर वो नमाज पढ़ने का अधिकार रखते हैं वहां पर आप कैसे रोक सकते हैं इस आधार पर कि संख्या कितनी हो रही। प्रीमाइसिस के अंदर अगर वो इकट्ठे होते हैं तो आप संख्या के आधार पर उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, और अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो आपको इस्तीफे दे देने चाहिए, और या फिर आपको ये क्षेत्र छोड़कर चले जाना चाहिए। आपको यहां नहीं ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, और हालांकि मैटर अभी चल ही रहा है, फाइनल नहीं हुआ है, हाई कोर्ट ने यह कहा कि राज्य सरकार से कि उस गाटे का पूरा रिकॉर्ड लेकर आइए, जो उस गाटे की जो ओनरशिप है, उस गाटे पर कब्जा किसका है और क्या है, जिस गाटा नंबर की बात कर रहे हो कि हम मॉस्क बना दी और डिस्प्यूटेड है, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारी अदालत में लेकर आइए। हम खुद जांच पड़ताल करना चाहते हैं कि वो कब्जे का मामला था, किसी दूसरे की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा का मामला था, या फिर वाकई में ये जमीन किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसने वो डिवोट कर दी है मस्जिद के नाम। हम उसकी पूरी पड़ताल स्वयं में करेंगे, लेकिन मस्जिद के अंदर कितने लोग इकट्ठे होंगे इसको आप तय नहीं कर सकते, इसको आप रोक नहीं सकते। राज्य सरकार का जो कंसर्न है वो यही है कि बाद में जब ज़्यादा संख्या हो जाती है तो तकरीरें होती हैं, तो वहाँ पत्थरबाजी होती है। वो पत्थरबाजी ना हो इसके लिए पहले से प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि संभल एक सेंसिटिव क्षेत्र है। क्या सोचकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया, मैंने आपको पूरी बात बताई, लेकिन राज्य सरकार का अपना कंसर्न है और हाई कोर्ट का अपना कंसर्न है। अब इन दोनों कंसर्न के बीच में फिर से तारीख अगली बढ़ा दी गई है। उस तारीख को क्या सुनवाई होगी, कैसी सुनवाई होगी, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये बात भी जग जाहिर है कि एक पार्टिकुलर ग्रुप हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाया जाए, इसके लिए पूरी शक्ति से लगा रहता है। आपको याद ही है कि पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया, उसके साथ 10 और संगठनों पर बैन लगाया, और उसकी हायरार्की नीचे मस्जिद में थी। नीचे हर जिले में वो हायरार्की बैठी हुई थी। राज्य सरकार ने जब यूएपीए का मुकदमा लगाया और आतंक छेड़ने का मुकदमा लगाया, तो उसमें जो चार्जशीटें फाइल की गई केंद्र सरकार सीबीआई और उनके द्वारा, उन चार्जशीटों ने बताया है कि ये कहीं विदेश से गवर्न हो रहे हैं, सिंगापुर में हेडक्वार्टर बनाए और हर जिले में उन्होंने आदमी अपॉइंट करके रखा है, और रिलीजियस फंक्शन के नाम से वो इकट्ठे होते हैं, और रिलीजियस एकत्रीकरण के नाम से ही वो ये सारे षड्यंत्र रचते हैं। अब जब इतनी खतरनाक रिपोर्टें हों तो राज्य सरकार उस पर प्रिवेंटिव एक्शन ले, ऐसा राज्य सरकार सोचती है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के आधार पर सोचता है, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के आधार पर यह बात कह रहा है कि हम वो जहां पर रिलीजियस फंक्शन हो उसको भय मुक्त वातावरण में करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और राज्य सरकार उसमें मिनिमम इंटरवेंशन करे, ये ऐसी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, क्योंकि राइट टू रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, और इस फंडामेंटल राइट के मामले में राज्य सरकार को इंटरवीन करने का अधिकार नहीं है। ये हड़काते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया गया कि आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन अगर आपने लगाया है तो उसको हम तत्काल निरस्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।